हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं शुरू करने वाला हूं हमें संसद क्यों चाहिए। ये हमारा अध्याय नंबर 3 है दोस्तों। तो अध्याय नंबर 3 का हमें संसद क्यों चाहिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 8वीं में आपके नागरिक शास्त्र नाम के विषय का यह तीसरा अध्याय है, जिसको हम लोग इकाई नंबर 2 में पढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ इसका एमसीक्यू, क्योंकि हमने खत्म कर लिए हैं सारे कॉन्सेप्ट और वन शॉट रिवीजन भी मैं आपका करवा चुका हूँ। साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर लिया है। तो बारी आती है एमसीक्यू लगाने की। कुछ विशेष एमसीक्यू को यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, एमसीक्यू मतलब क्या? एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न, यानी ऐसा प्रश्न जिसके आपके पास एक से ज़्यादा विकल्प होंगे। जनरली 4 विकल्प होते हैं, इसमें से आपको एक विकल्प चुनना है। एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, संसद का निर्माण किसके मेल से होता है? संसद कैसे बनती है? संसद मतलब क्या होता है? मैंने बोला था संसद मतलब आर्टिकल 79। संसद किन किन चीज से बनती है? राष्ट्रपति जी से बनती है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52। संसद बनती है लोकसभा से, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा आर्टिकल 81। संसद बनती है राज्यसभा से, राज्यसभा आर्टिकल 80। आर्टिकल 52, 81 और 80 और 79 सारे आर्टिकल याद रखना है। इसको मिला के बोलता है संसद। संसद मतलब कौन कौन? राष्ट्रपति राइट, राज्यसभा राइट, लोकसभा राइट। देन द आंसर इज सभी। सभी इसका उत्तर होगा दोस्तों। यानी संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सबसे मिलकर बनती है। तो सही उत्तर क्या है? इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इसकी मांग किस सन में उठी थी? दोस्तों, हमने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग उठाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनते सी जैसे उनका निर्माण हुआ था ना, वैसे उनने एक मांग उठाई थी कि भाई निर्वाचित सदस्य तो विधायिका में होने ही होने चाहिए। विधायिका मतलब जैसे प्रांतों में, राज्यों में विधानसभा होती है ना, उस तरह की विधायिका, और केंद्र में स्तर पर भी विधायिका थी। इस पर निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, ये मांग हमारी थी। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सरकार ने इस बात को मान लिया था। लेकिन मांग कब उठी थी? मांग उठी थी जब कांग्रेस बना था। कांग्रेस के बनने की डेट होना चाहिए याद आपको, 1885 में बना था कांग्रेस, और 1885 में ही ये मांग उठाई गई थी। तो राइट आंसर इज 1885, 1885। किसके द्वारा यह मांग की गई थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए? वही क्वेश्चन, 1885 में मांग उठी थी कि निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, लेकिन मांग किसने उठाई थी? दोस्तों, ये मांग उठाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ये वही कांग्रेस है जिसके लास्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे। ये वही कांग्रेस है जिसके राष्ट्रपति जी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी थे। ये वही कांग्रेस है जिसने सबसे ज़्यादा सालों तक इस देश पर राज किया और देश को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भले ही बीच में थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाया, बीच में कांग्रेस के बहुत सारे टुकड़े भी हुए, अलग अलग पार्टियां भी बनी, लेकिन फिर भी कांग्रेस आज भी एक बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। आज की तारीख में भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी फिलहाल में सबसे आगे चल रही है। तो राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बीजेपी तो दोस्तों थी भी नहीं तब तक। बीजेपी तो 1980 में आई थी, तो वो तो हो ही नहीं सकती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में आई थी, 24-25 में आई थी, तो ये भी नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी भी 1980 के दशक के आसपास आई थी, 1980 के आसपास, 82-80 जब भी बनी होगी। तो बहुत लेट की पार्टियां है। ये बनी थी 1885 में। सोचो ना, इनको तो समझ भी नहीं आया क्या है। लेकिन दोस्तों देखो ना, 1980 में बनी पार्टी आज देश में राज कर रही है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आप कितने पुराने हो, ज़रूरी नहीं कि आपको अनुभव कितना है, आप में आगे बढ़ने की क्षमता है, आगे बढ़ने की ललक है, तो आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो। 1885 की कांग्रेस को 1980 के बीजेपी ने इतना पीछे छोड़ दिया कि शायद कांग्रेस को डर लग रहा है कि शायद हम साफ ना हो जाए देश से। लेकिन फिर भी हो सकता है, समय है। समय हर चीज़ का, हर मर्ज की दवा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, इतिहास तो याद रखेगा ना कांग्रेस को, ईवीएम मशीन का इस्तेमाल लगभग कितने लाख वृक्ष को सुरक्षा प्रदान करेगा? मतलब ईवीएम मशीन का इस्तेमाल से कितने लाख वृक्षों को हमने बचाया था? 2004 में ये डेटा आया था। 2004 में जब लोकसभा इलेक्शन के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, पूरे देश में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था,
तब ये बोला गया था कि बड़ा न्यूज़ छपा था कि ईवीएम पे जाइए, ठप्पे ऊपर छोड़िए, वो जो ठप्पा मार करके पहले इलेक्शन में हम लोग बैलेट पेपर बोलते थे उसको, उस पर इलेक्शन देते थे, पर्ची पे ठप्पा लगा। और तो लोगों को जागरूक करना था कि भाई हम लोग ठप्पा लगा रहे, कागज़ कितना वेस्ट हो रहा है, कितने करोड़ लोग हैं इंडिया में। तो देखो देखो दोस्तों, 1,50,000 यानी 1.5 लाख वृक्षों को हमने बचा लिया, 1.5 लाख वृक्षों को कटने से बचा लिया। तो बहुत अच्छा एक अचीवमेंट था। हर साल ऐसा होगा तो कितने लाख वृक्षों को बचा सकेंगे हम लोग, क्योंकि पेड़ों की कटाई रोकना बहुत ज़रूरी है। जबकि एनसीईआरटी में दिया है, एक वृद्ध आदमी इंसान जो है वो उसको देख रहा होता है, एक पर्चा लगा हुआ है, देखना एनसीईआरटी के इसी पेपर में पहले दूसरे पेज पर ही है, मतलब इसी संसद हमें क्यों चाहिए वाले चैप्टर में पहले दूसरे पेज पर लिखा हुआ है। एक आदमी पढ़ रहा है, एक बूढ़े से वृद्ध हैं, वो देख रहे हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि हमने 1.5 लाख वृक्षों को बचा लिया। अच्छा एक जेस्चर था। अगर सरकार ऐसा काम कर रही है तो डेफिनेटली उसको सूचना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। लोकसभा के लिए कितने अंतराल में चुनाव करवाए जाते हैं? लोकसभा के चुनाव क्या हर 2 साल में होते हैं? ये तो राज्यसभा में होते हैं हर 2 साल में। तो लेकिन पूछ क्या रहा है लोकसभा का? हर 5 साल में होते, तो बिल्कुल लोकसभा के भी होते हैं और विधानसभा के भी हर 5 साल में होते हैं। 7 साल में हमारे इंडिया में कोई इलेक्शन नहीं होता, 3 साल में भी कोई इलेक्शन नहीं होता। 7 साल 3 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 साल में राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं हर 2 साल में, और 5 साल में, प्रत्येक 5 साल में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो राइट आंसर आपके सामने है, 5 साल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन का मतलब क्या होता है? जब एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां मिलकर के सरकार बना ले, यही तो बड़ा हमने, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां मिलकर के सरकार बना ले तो ऐसी सरकार को गठबंधन कहते हैं। नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सरकार बनाने के लिए सदस्यों का चयन, ये तो गलत है। सरकार बनाने के लिए सदस्यों का चयन तो मंत्री परिषद हो गया ना दोस्तों, ये तो मंत्री परिषद वाला काम हो गया। ठीक, लोकसभा के सदस्यों द्वारा सरकार बनाना, ये तो सरकार निर्माण हो गया, गठबंधन वाली बात ही नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सरकार बनाना ये पॉसिबल नहीं है, सदस्य सरकार नहीं बनाते। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों में से सरकार बन के कोई लोग बन सकते हैं, लेकिन सरकार लोकसभा से बनती है। कई राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर एक सरकार बनाना, बिल्कुल राइट आंसर, बाकी सब गलत है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका पहला है कि जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर के, होता क्या है, जब किसी चुनाव में, जब किसी चुनाव मतलब कौन सा चुनाव? लोकसभा चुनाव। जब किसी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये लगता है कि किसी पार्टी को, किसी एक सिंगल पार्टी को, एक लौती पार्टी को 272 सीटें नहीं मिल पाती, तो क्या होता है, वो पार्टी दूसरी पार्टियों के संग मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाती है। 2009 का वाकया भूल गए दोस्तों? 2009 पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो 2009 में हमने ये चीज़ तो जरूर पढ़ ली थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है गठबंधन की सरकार, यानी कई राजनीतिक दलों द्वारा मिल करके एक सरकार बनाना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। संसद का निर्माण किस सन में किया गया था? संसद का निर्माण, वैसे तो दोस्तों बहुत फैक्चुअल डेटा है, संसद का निर्माण किस सन में किया गया था। हालांकि आंसर तो नियर बाई है, एग्जैक्ट आंसर तो इन चारों ऑप्शन में नहीं है। मैं आपको बताऊं, संसद का निर्माण मतलब जो संसद भवन है ना दोस्तों, वो कब बनाया गया था, कब बना था? संसद भवन बना था 1927 में, 27 में बन गया था, कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको खोला गया था, यानी मतलब 3 साल और लग गए थे पूरा काम करने में। कंप्लीट 1927 में हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन है ही नहीं 1927, लेकिन उसको जब वर्किंग में लाया गया था, काम में लिया गया था, तो 1930 के आसपास शायद हुआ था वो। इस वजह से आपका जो सही उत्तर है 1930 होगा, लेकिन 1927 अगर ऑप्शन में होता तो मैं 1927 ही लिखता, क्योंकि यहाँ केवल निर्माण की बात हो रही। तो 1927 में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन में आपके पास अगर 1927 नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऑप्शन था ही नहीं है तो गलत है, एक ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नियर बाई आंसर भी कभी कभार हो जाता है, हो सकता है उसके पीछे कुछ और कहानी रही हो, इस वजह से आपको उत्तर क्या लिखना पड़ेगा? नियर बाय उत्तर लिखना पड़ेगा। नियर बाय आंसर क्या है? 1930, इट इज द राइट आंसर। 1930। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 8 बोलता है, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य? ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आप बता पाओगे, अगर आप राजस्थान से तो आप राजस्थान के बता पाओगे, अगर आप मध्य प्रदेश से तो मध्य प्रदेश से बता पाओगे। मध्य प्रदेश से तो काफ़ी छोटा है दोस्तों, थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हैं हम लोग, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, 7 करोड़ लोग हैं यहाँ पर,
वहाँ तो 3-4 करोड़ लोग हैं, तो उसके हिसाब से कितनी हो सकती है, इसका थोड़ा सा कम तो होगी, 11 सीटें तो कम से कम आधी तो होनी चाहिए। तो वहाँ पर कम से कम ये है कि 5 सीटें होती हैं। तो ये तो फैक्चुअल डाटा, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, तुक्का लग ही नहीं पाओगे। 5 सीटें इज़ द राइट आंसर, 5 सीट्स होती हैं। ये तो ऐसे ही मैंने डाल दिया था क्वेश्चन कि किसी राज्य को रैंडम डाल दो ताकि सारे राज्य याद करने पड़ जाए आपको। किस राज्य की सीटें राज्यसभा में सबसे अधिक हैं? किस राज्य की सीटें, अच्छा वो राज्यसभा की सीटें पूछी गई थी, किस राज्य की सीटें राज्यसभा में सबसे अधिक है? देखिए इससे पहली बात तो ये कि चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे राज्यसभा की सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो, 3 सीट की बात कर रहा हूँ मैं, दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो, चाहे राज्यसभा की सीट हो, तीनों सीटें कितनी किस राज्य में होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये उस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या के अनुसार हर एक राज्यों में सीटों का बंटवारा किया गया है। लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है और विधानसभा की सीटों का बंटवारा किया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज भी भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। वो आज भी जनसंख्या के हिसाब से ही होंगी ना, हमेशा जनसंख्या के हिसाब से होंगी। लेकिन जनसंख्या मतलब क्या आज की जनसंख्या के हिसाब से होगी? दोस्तों आज की जनसंख्या के हिसाब से सीटें नहीं, आज की तो हिसाब से तो 800 प्लस हो जाएंगी। ये जनसंख्या गिनी जा रही है 1971 की, आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर। जनसंख्या का मतलब होता है जनगणना। जनसंख्या कैसे पता चलती है हमको? जनगणना से पता चलती ना। हर 10 साल में होने वाली जनगणना ही जनसंख्या बताती है। तो 1971 में हुई जनगणना के अनुसार ही लोकसभा की सीटों को फिक्स किया गया है। कब तक ये 1971 चलेगा? कब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे? कोई बात नहीं, मैं डेट लिख देता हूँ, 2026 तक पढ़ना पड़ेगा। 2026 तक, 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या, विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से चलती रहेगी। अभी बढ़ेगी नहीं, 2026 में बढ़ेगी। वहाँ डिपेंड करता है कि सरकार क्या चाहती है, बढ़ाएगी तो बढ़ा देगी, नहीं तो और आगे खींच देगी कि 1971 की जनगणना के हिसाब से 2050 तक यही चलने दो, हमको ज़्यादा सीट चाहिए नहीं। डिपेंड करता है सरकार क्या चाहती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीटें किस में ज़्यादा होगी, जिसमें जनसंख्या ज़्यादा सीटें उसमें ज़्यादा। अब ये 4 राज्य आपके पास में हैं, अगर आपको जनसंख्या का जरा भी अंदाज़ा है तो आप बता सकते हो कि जनसंख्या किस में ज़्यादा है। क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है देश में, या पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, या हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, या राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? दोस्तों आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। आज की पॉपुलेशन अगर मैं बताऊं लगभग 20 करोड़ से भी ऊपर है। ये तो 2012-11 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अब तो नई पॉपुलेशन जब आएगी तब समझ में आएगा। 25 करोड़ भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं। 20 करोड़ पॉपुलेशन वाला एक राज्य है हमारा। इसका मतलब हर 6ठा इंसान भारत में यूपी का है। तो यूपी वाले बहुत हैं इंडिया में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। कितने? 20 करोड़ जनसंख्या है यूपी की। इसका मतलब अगर उत्तर प्रदेश को अगर अलग करके मैं आज एक देश भी बना दूँ ना, तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि इतनी जनसंख्या वाला तो देश भी नहीं जितना एक राज्य हमारे पास में। तो जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो भाई सीटें भी ज़्यादा होगी। राज्यसभा में इस अकेले राज्य के पास में 31 राज्यसभा सीट है। 31 राज्यसभा सीटें, 31। मध्य प्रदेश में 11 है दोस्तों, 31 है, लगभग 3 गुना है। तो सोचो कितनी जनसंख्या होगी। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ है और 7 त्रिया 21, इसके पास इतनी है। अब आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा क्यों है। तो जिसके पास ज़्यादा सीटें तब होंगी जब जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? यूपी, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जब संसद सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? अरे सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला 1 घंटा, ये पूछना चाह रहा है, पहला 1 घंटे में क्या होता है? पहला 1 घंटा हमने पढ़ा था क्या 1 घंटे में सदस्यों की बहस होगी? क्यों बहस होगी? आते से लड़ने की बात थोड़ी होगी। आते से तो प्रश्न पूछेंगे ना, फिर लड़ेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या होगी? प्रश्नकाल आएगा। तो सबसे पहले पहला प्रश्न जो होता है वो होता है आपका प्रश्नकाल। सबसे पहले उसके बाद एक चर्चा का समय मिलता है शून्यकाल, जिसको बोलते हैं बहस होती है सदस्यों की, शून्यकाल उसके बाद आता है। पहले आता है प्रश्नकाल।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 60 साल पहले महिलाओं में, संसद में महिलाओं का कितना प्रतिशत था? आज मैं बता सकता हूं आपको कितना है। 543 जो मेंबर हैं उसमें से 2019 के चुनाव में अभी महिलाएं आई थी 78, इतना प्रतिशत है। प्लस राज्यसभा में भी कुछ होगी, तो कुल मिलाकर के 15% के आसपास तो महिलाएं हैं भी, 12 से 15% तो महिलाएं हैं। लेकिन ये अब है जब 2022 चल रहा है, इतना ज़्यादा जागरूक होने के बाद भी इतने हैं। लेकिन बात हो रही है 60 साल पहले कितना था। सबसे जो कम दिख रहा है वो लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे कम क्या दिख रहा है आपको? हालांकि याद तो रखना पड़ेगा ना कितना है, 4%, 4% महिलाएं थी केवल, उससे ज़्यादा महिलाएं नहीं थी, बहुत कम महिलाएं थी दोस्तों उस समय। क्वेश्चन नंबर 12 है, आज के समय में संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? कितने प्रतिशत महिलाएं? मैंने बोला ना 12 से 15% के आसपास महिला होनी चाहिए आज के समय में। अब दिक्कत है कि क्वेश्चन कब बनाया गया होगा, क्वेश्चन किस हिसाब से बनाया, हम इस क्वेश्चन का उत्तर उस हिसाब से करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन बनाया गया 2009 के हिसाब से, तो उसकी जनसंख्या देखनी पड़ेगी। मान लो 2019 के हिसाब से, 2019 के हिसाब से मैं 12% पे जाऊँगा। लेकिन क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं आज के समय में, मतलब आपको प्रेजेंट ही देखना है। तो मेरा आंसर जो होगा ना वो देखिए, यहाँ पर जो आंसर लिखा गया वो आपकी एनसीईआरटी में 2009 का डेटा दिया हुआ है। वो 2009 का जो एक चार्ट दिया था ना गठबंधन की सरकार वाला, उसके हिसाब से 9% या उससे थोड़ा ऊपर आ रहा है। लेकिन आज के हिसाब से संसद का जो समय है उसका 12% के आसपास, 10 से 12% के आसपास आएगा। तो ये क्वेश्चन तो बस ऐसा है कि प्रेजेंट आपको ध्यान रखना, वर्तमान क्या है। अब आपसे वो क्या प्रश्न पूछना चाह रहा है, वैसे तो ऐसा प्रश्न नहीं बनना चाहिए क्योंकि हो सकता है किस कंटेक्स्ट में पूछा गया हो। तो इसका जो 9% और उससे ऊपर का जो आंसर दिया गया है ना, ये 2009 के इलेक्शन रिजल्ट के हिसाब से दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर आंसर 9 से ऊपर है। लेकिन प्रेजेंट यानी अभी 2019 के चुनाव की बात करें तो लगभग, अब देखिए ना, 543 में से 78 आना चाहिए, तो ये लगभग जो है ना 12-13% के आसपास निकलता है लोकसभा का ही। राज्यसभा का अलग निकलेगा, पूरी संसद का लगभग 12% के आसपास तो आना चाहिए। तो इसलिए उसका आंसर 12% आएगा अगर वर्तमान आज ही की तारीख का पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उस चैप्टर से पूछा गया है जहां 2009 के इलेक्शन की बात हो रही थी। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसलिए इसका आज के हिसाब से यानी एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से आंसर दिया गया है। समझ में आया कुछ बात? इसलिए जब भी आप इसका उत्तर देंगे तब देखना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर से पूछा गया और वहाँ किस चीज़ की बात की गई। हो सकता है कि उस चैप्टर के हिसाब से उसका सही उत्तर हो। स्वीकृति शब्द का क्या अर्थ है? स्वीकृति शब्द का किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना, किसी कार्य के पक्ष में काम करना, क और ख दोनों। स्वीकृति देना मतलब सहमति देना, किसी कार्य के पक्ष में काम करना, किसी कार्य के पक्ष में काम करना, पक्ष में काम करना इसका मतलब भी स्वीकृति देना होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा क और ख दोनों। किसी कार्य के पक्ष में काम करना भी स्वीकृति है और किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना भी स्वीकृति है, इसलिए ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के क्या कार्य हैं? संसद क्या काम करती है? हमने संसद के कार्य पूरे समझे थे, संसद की भूमिका वाला अपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आप डेफिनेटली बता पाओगे। क्या संसद कानून बनाती है? आप बोलेंगे हाँ सर वही तो बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कानून बनाते हैं और वही तो संसद है। क्या बजट पास करना संसद का काम है? बिल्कुल वही काम है। कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन करती है? संसद। तीनों काम संसद के, तो उत्तर आपको समझ में आ गया, डी इज द राइट आंसर। घ सभी इसके सही उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भारत कब आजाद हुआ? कब भारत को आजादी मिली? क्या भारत को आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली? क्या भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली? या क्या भारत को आज़ादी 14 अप्रैल 1947 को मिली? या भारत को आज़ादी 15 जनवरी 1950 को मिली? मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा दोस्तों, इसका उत्तर आपको पता है। अब अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर आपको क्या पता है? हमारे देश की आज़ादी का बात तो आपको बताना चाहिए। हम लोग हर साल मनाते हैं यार 15 अगस्त 1947। अगर इसको भूल गए तो फिर क्या है? मैं सोच रहा था कि इसका ऑप्शन गलत डालो, लेकिन फिर लगेगा कि टीचर को भी पता नहीं कि कब आज़ाद हुआ था, इस वजह से इसका ऑप्शन मैंने सही डाला। वोट डालने के लिए निम्नतम आयु कितनी होना चाहिए? आप वोट कब कर सकते हैं? क्या आपकी उम्र 16 साल है, या आपकी उम्र 17 साल है, या आप 15 साल के हो और आप वोट नहीं कर पा रहे? इसका मतलब 15, 16, 17 में तो वोट नहीं कर पाते। अगर आपका कोई बड़ा भाई आपके घर में जिसकी उम्र 18, 19, 20, 25 साल होगी तो वो डेफिनेटली वोट कर रहा होगा। इसका मतलब 18 साल से ऊपर का जो भी बच्चा होगा या व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वोट डाल सकता है। तो 18 साल वोट देने की उम्र है। लेकिन ये 1989 तक थी दोस्तों,
उससे मतलब उसके बाद से है। 1889 के बाद 18 है। पहले क्या थी ये मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूँ। पहले क्या थी 21 साल। इसको कौन से संविधान संशोधन से बदला गया? 61वां संशोधन किया गया था संविधान में। अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक, टिल आज की तारीख में बता रहा हूँ जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आगे और बदलाव आ जाए। 61 संविधान संशोधन से 61वें नंबर का संविधान संशोधन 1989 में किया गया था और इसी समय बदला गया था हमारा, ये वोट देने की उम्र 21 से घटा के 18 कर दी थी। तो राइट आंसर क्या होगा? 18 होगा। 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था? क्या वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? वोटिंग, बहुत सारे लोग इस वोटिंग मशीन को राइट कर देते हैं, हाँ ऐसा वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वोटिंग मशीन का नाम होता है दोस्तों। वोटिंग मशीन का कुछ नाम होगा ना, तो वो नाम भी तो पढ़ना पड़ेगा। क्या ठप्पा मशीन? ठप्पा मशीन, ठप्पा लगाने वाली। क्या ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ था या मोहर लगाने वाली मशीन का इस्तेमाल हुआ था? तो मशीन तो सब जगह जोड़ दिया। तो वोटिंग मशीन, कई बार लोग इसको सही कर देंगे, लेकिन उस वोटिंग मशीन का आपको नाम होना चाहिए याद। उसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका नाम है पूरा। इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? ग, ईवीएम। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य? मैंने आपको बताया था राज्यसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं। ये कुल पूछ रहा मतलब दोनों की बात कर रहा है। अगर एक पूछता तो हमको अलग अलग करना पड़ता है। 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और दूसरे क्या बताते मैंने? मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233। 200 सारी की सारी बात मैं प्रेजेंट सिनेरियो में कर रहा हूँ, वर्तमान के हिसाब से कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप पुराने हिसाब किताब ले आओ, ये आगे बढ़ जाए। हो सकता है वीडियो आप बहुत दिनों बाद देखे और बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता। जब प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, बढ़ती घट सकती है, बढ़ सकती है, दोनों हो सकता है। डेफिनेटली ज़्यादातर बढ़ती है। 12 मेंबर मनोनीत होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 33 और 12 कितने हो गए? 245। अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 245। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? संसद के अंग के, संसद मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे आप। संसद मतलब क्या होता है? संसद मतलब होता है लोकसभा होता है, संसद मतलब होता है राज्यसभा, ये भी होता है। संसद मतलब होता है मेन मुख्य आदमी जिनका नाम है राष्ट्रपति जी। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? संसद कहते हैं। तो अंग कितने हो गए? 1, 2 और 3 अंग हो गए। राइट आंसर क्या है? 4 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, केवल 3 ही इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में? अब लोकसभा में क्या है, अगर आप पुराने डेटा देख रहे हो और अगर आप अपनी खाली किताब ही पढ़ रहे हो, किताब के हिसाब से देखिए, किताब के हिसाब से जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो डेफिनेटली लिखा होगा इतना 545 सदस्य। लेकिन 2019 की बात बता दूं, 2019 में सरकार ने बदलाव किया और अब टोटल रह गए इसमें कितने? 543 मेंबर रह गए। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको दोबारा समझते हैं। 545 लोग रहते हैं, इसमें से 243 लोग जो हैं वो होते हैं निर्वाचित। ठीक है, और 2 लोग ऐसे होते थे जिन्हें राष्ट्रपति खुद क्या करते थे? राष्ट्रपति जी करते थे मनोनीत। मनोनीत करते थे, राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। ये निर्वाचित होते थे। कौन निर्वाचित करते थे? जनता, हम लोग चुनते थे इनको। तो सॉरी, क्षमा करें, मैं इसको सही कर देता हूं। मैंने 243 लिख दिया है, ये 543 है, 543। समझ में बात? 543 लोग निर्वाचित होते हैं और 2 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बात समझ में आई? अब हुआ क्या, ये 2 लोग कौन थे? ये 2 लोग समझना बहुत जरूरी। कौन थे? ये थे आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन।
कौन थे? आंग्ल भारतीय। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, भारतीय का मतलब होता है भारतीय। यानी जिस बच्चे के माता या पिता में से कोई एक यूरोपियन हो, यूरोप से हो, और माता या पिता में से एक कोई भारतीय हो। कुछ लोग खाली बोलते हैं इंग्लैंड से हो, लेकिन यूरोप से हो माता या पिता में से कोई एक, और या माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, यानी यूरोप और भारतीय का जो मिक्सचर, जो बच्चा होता है, उसी को बोलते हैं एंग्लो इंडियन। वो बच्चा क्या कहलाएगा? आंग्ल भारतीय, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे लोगों को, 2 लोगों को सरकार चुनती थी यहाँ पर, राष्ट्रपति इसको मनोनीत करते थे बिना चुनाव के। लेकिन 2019 में क्या हुआ? 2019 में इनको हटा दिया। क्यों हटा है? क्या ऐसा प्रावधान कर सकती है सरकार? तो हुआ क्या था, जब संविधान बना था ना पहली बार, जब एक कॉलम डाला गया था ना 2 मनोनीत सदस्यों वाला, समझना थोड़ा सा, जब इस 2 मनोनीत सदस्यों वाला कॉलम सन 1950 के संविधान में जब लागू हुआ था, तब डाला गया था ये, तब उसमें लिखा हुआ था कि आंग्ल भारतीयों को मनोनीत राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है सरकार को कि करना चाहिए तो मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन ये केवल 10 साल के लिए, ये आरक्षण है एक तरह का, 2 सीटें। अगले 10 साल के लिए फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा कि ठीक है 10 साल के लिए बढ़ा, 10 साल के लिए बढ़ा, 10 साल के लिए हर बार बढ़ा दिया गया था। 2019 में सरकार ने क्या किया कि 104वां संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन? याद रखना पड़ेगा, 104 संविधान संशोधन, 104 वाला संविधान संशोधन किया 2019 में, और ये बोल दिया कि अब आंग्ल भारतीयों की भर्ती नहीं होगी, ये 2 सीटें मनोनीत नहीं रहेगी। तो ये 2 सीटें क्या कर दी? खत्म कर दी। अब टोटल सीटें केवल कितनी बची? 543। लेकिन ये बात 2019 की, और हम जिस एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं उसमें जो डेटा लिखा हो 2019 से पुराना लिखा हुआ है, इसलिए आपको आपकी एनसीईआरटी में हमेशा क्या मिलेगा? टोटल मिलेगा 545। अगर मैं उसके हिसाब से चलूँ तो मेरा आंसर 545 है। लेकिन लोकसभा में अब कुल कितने सदस्य हैं, मैं इसकी तरफ जाऊं क्योंकि आपको नई जानकारी चाहिए ना, तो उसके हिसाब से मेरा उत्तर क्या होगा? 543। समझ में आ गया? और मैंने 543 को यहाँ उत्तर दिया है। ये जब आप किताब पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब आप स्कूल में अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए, उनसे ये पता कीजिए कि हमें उत्तर में क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि ये याद रखना है। आप जरूर ये पूछे, और पूछने के बाद जो भी आपको उत्तर मिले, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपको फिर भी कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में लिख कर आप जरूर लिखें कि सर हम कन्फ्यूज है, क्या लिखे, तब मैं इसका उत्तर बता दूंगा। कम से कम आप अपने टीचर से तो पूछेंगे कि भाई हमें भी पता है कि ये और क्या है और ये क्या है। अब आपको पूरी कहानी क्लियर पिक्चर हो गई होगी। इसलिए मैंने राइट आंसर किसको दिया है? मैंने वर्तमान वाले को ही राइट आंसर दिया। 543 सदस्य फिलहाल में है टोटल। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का मेंबर बनना है तो क्या 25 साल चाहिए? क्या 34 साल, 30 साल, 22 साल, 21 साल? 25 तो और दिया भी नहीं है। तो राज्यसभा का सांसद बनना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। लोकसभा का बनना थे तो 25 चाहिए। विधानसभा का मेंबर अगर आपको बनना है विधानसभा का, तो आपको चाहिए 25। सरपंच बनना है तो कितनी चाहिए? 21। याद रखना पड़ेगा। सरपंच बनना है ना, चुनाव लड़ना है, सरपंच का 21 चाहिए। विधानसभा का विधायक बनना है 25 चाहिए। लोकसभा का सांसद बनना 25 चाहिए। लेकिन राज्यसभा का सांसद बनना है तो 30 चाहिए आपको, इसलिए 30 ही सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। राइट आंसर इज 30। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? गैर सदस्य मतलब, अध्यक्षता मतलब इस जितने भी संस्था दी गई, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये चारों नाम याद होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा केंद्र में होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा जैसे ही होते हैं लेकिन राज्य में होते हैं। तो ये 4 हाउस हो गए। इनमें कौन सा ऐसा सदस्य होता है, कौन सा निकाय जिसकी अध्यक्षता गैर सदस्य करता? मतलब मान लो लोकसभा है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष लोकसभा का मेंबर ही नहीं, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा का सदस्य ही उसका अध्यक्ष बनता है। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य क्या उसका अध्यक्ष बनता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना दोस्तों, उसकी बात कर रहा हूं मैं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, उसको हम लोग बोलते हैं सभापति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के
अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ समझ में आया आपको। लेकिन दो और बता दूं ना मैं, विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो होता है विधानसभा का मेंबर ही होता है, और विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भी विधान परिषद का मेंबर ही होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बात क्लियर है कि राज्यसभा वो चीज़ है जहाँ पर अध्यक्ष जो होगा यानी सभापति उसको बोलते हैं हिंदी में, और वही सभापति जो है कौन होगा, हमेशा जो देश के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। अब अगर यकीन नहीं है तो अभी राज्यसभा की कार्यवाही खोल के देख लो, लाइव कार्यवाही चल रही होगी या दूसरी जो भी कार्यवाही चल रही होगी, तो 11 बजे शुरू हो जाएगी, तो लाइव कार्यवाही देखोगे जब भी राज्यसभा की कार्यवाही के वीडियो मिल जाएंगे आपको, वेंकैया नायडू साहब देश की कार्यवाही राज्यसभा की कार्यवाही संभालते हुए दिख जाएंगे। ये वेंकैया नायडू साहब कौन है, देश के उपराष्ट्रपति है ना, कमाल की बात। तो वो सदस्य नहीं है राज्यसभा के लेकिन अध्यक्ष है। ऐसा क्यों बनाया गया, इसके पीछे कारण है, तभी तो वो बनाया गया। कारण क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का काम क्या है, उपराष्ट्रपति को इसलिए बनाया गया था कि मान लो यदि खुदा ना खास्ता राष्ट्रपति साहब की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति साहब एकदम से इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण पद है, देश का सबसे ऊपर वाला आदमी गायब है, तो ऐसे में क्या होगा, उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति जी चुन करके ना आ जाए। बात समझ में क्लियर है। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा, सालों तक कोई राष्ट्रपति जी ने पद नहीं छोड़ा, मान लो कि हमेशा राष्ट्रपति जी हैं और बीमार नहीं हैं या रिजाइन नहीं दिया या उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, तो फिर 5 साल तक वो वेट करेगा कि उपराष्ट्रपति साहब की राष्ट्रपति जी जाएंगे तो मैं आऊँगा। उनको सैलरी मिलती है 4 लाख रुपये उपराष्ट्रपति जी को, किस चीज़ के लिए, खाली इस बात का वेट करने के लिए कि उपराष्ट्रपति जाएंगे तो मैं आऊँगा। ऐसे में हमारे देश में रूल है, बिना काम के किसी को पेमेंट नहीं दिया जाता, इसलिए उपराष्ट्रपति जी को बोल दिया कि जब तक यहाँ आपका काम नहीं है तब तक आपका दूसरा काम दे दिया, राज्यसभा के सभापति के रूप में आपका काम होगा। कितनी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया गया, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर क्या है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल, सत्ताधारी दल मतलब जिसके पास क्या है, बहुमत है और जिसकी सरकार है, जिसके पास बहुमत है जिसकी सरकार है उसका मुखिया कौन होता है, सत्ताधारी दल का मुखिया। क्या उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद नहीं होता है। राष्ट्रपति जी सत्ताधारी दल का नहीं होता है। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ही सत्ताधारी दल के मुखिया होते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता नहीं है, तो क्या योग्यता नहीं है, क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक तो होना चाहिए ना, ये तो योग्यता है, ये तो राइट है। क्या उम्र 25 से कम होना चाहिए, 25 से कम थोड़ी, 25 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट, पागल या दिवालिया ना हो, ये भी सही है। लाभ सरकारी पद पर ना हो, ये भी सही है। राइट आंसर क्या है कि 25 से ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, तो ये गलत है। पूछ रहा है कि सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, तो ये योग्यता नहीं है, योग्यता तो 25 साल से ऊपर का होना चाहिए। ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है, किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिस्थिति में, किस संबंध में। क्या धन विधेयक में है, दोस्तों सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब थोड़ी दिमाग में आपको क्लियर होगी। धन विधेयक की बात करें तो क्या होता है, धन विधेयक जो है ये आर्टिकल 110 में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 110 में दिया गया। इसमें बोला गया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही ला सकते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते, और लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है, और उसमें राज्यसभा के पास 14 दिन का समय है पास करने के लिए। नहीं भी पास करेगा तो भी पास माना जाएगा। इसका मतलब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा नहीं, लोकसभा पावरफुल है। लेकिन पूछ रहा है कि राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो पूछ रहा है कि राज्यसभा कब पावरफुल होती है, तो पहले में तो राज्यसभा नहीं है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा पावरफुल है। दूसरा, धनोत्तर विधेयक, वही वित्त विधेयक, उसमें भी लोकसभा पावरफुल है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन मतलब अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती, जैसे IAS, IPS, IFS, ये 3 होती है अभी फिलहाल में। ऑल इंडिया या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, ये 3 प्रकार की सेवाएं हैं अभी। हालांकि 2 तो पहले की थी, ये 1966 में बनाई गई थी बाद में,
तो इसका मतलब ये है कि नई अखिल भारतीय सेवा, इसके अलावा 3 के अलावा और नई बनानी है, तो कौन बनाएगा? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 312 इन अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 312 बोलता है कि यदि राज्यसभा अपने सदन में 2/3 बहुमत से कोई बिल पारित कर दे, तो बिल पारित करके वो नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। नई अखिल भारतीय, लोकसभा का काम ही नहीं है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने का बिल ला सकती है, आप प्रस्ताव रख सकती हैं। तो राज्यसभा ये कर सकती है, लोकसभा के पास ये पावर नहीं, आर्टिकल 312 में। जैसे नई अखिल भारतीय सेवा क्या हो सकती है? अभी एक सेवा की मांग चल रही है, उसका नाम है IJS, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, भारतीय न्यायिक सेवा। तो भारतीय न्यायिक सेवा की मांग हो रही थी बीच में कि यार होना चाहिए, न्यायिक सेवा भी होना चाहिए, न्याय से संबंधित भी अधिकारी होना चाहिए। तो आर्टिकल 312 बोलता है कि राज्यसभा के पास पावर है कि वो 2/3 बहुमत से बिल पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ हुआ ना राज्यसभा पावरफुल, तो आंसर हमारा क्या होगा? ग वाला होगा। लेकिन हम लोग घ वाले ऑप्शन में भी जाएंगे, ये भी देखते हैं। संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है कि संविधान में संशोधन करना चाहे तो आर्टिकल 368 के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन लिखा हुआ कि केवल संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। केवल संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, और संविधान संशोधन में दोनों के दोनों हाउस को, यानी लोकसभा को भी राज्यसभा को भी बराबर बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो यहाँ न लोकसभा बड़ी है न राज्यसभा बड़ी है, लेकिन राज्यसभा की पावर अगर कहीं ज़्यादा है तो वो आपको मिलेगी नई अखिल भारतीय सेवाओं में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ग इज द राइट आंसर। लोकसभा निम्न सदन का गठन कब हुआ था? निम्न सदन का गठन कब हुआ था मतलब लोकसभा जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। निम्न सदन बोलने के कोई खास वजह है ऐसी है नहीं, लेकिन लोग अटकलें लगाते हैं कि इस वजह से बोलते होंगे। एक तो वो संसद भवन में नीचे बैठता है, दूसरी बात नीचे वाले फ्लोर पर बैठता है, दूसरी बात ये है कि उनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है, उधर कार्यकाल राज्यसभा का 6 साल का होता है। ऊपर से लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। शायद इन कारणों की वजह से लोग बोलते हैं लोअर हाउस अपर हाउस। तो ये बोलना चाह रहा है कि पहली बार लोकसभा के चुनाव कब हुए थे, पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे, तो ये याद रखना पड़ेगा बस। 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कब आज़ाद हुआ था? ये दोबारा बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या बोलूँ इसमें, यही है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर ये पूछे कि भारत प्रजातांत्रिक कब हुआ था, प्रजातांत्रिक ये शब्द आता है, भारत प्रजातांत्रिक कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत को वास्तविक आज़ादी कब मिली? 26 जनवरी 1950 को वास्तविक आज़ादी हमको तब मिली। लेकिन नॉर्मली अंग्रेजों से आज़ाद हम लोग 15 अगस्त 1947 को हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना का डे याद रखना और कुछ भी नहीं करना है, सर्च करो गूगल पे मिल जाएगा। ख वाला आंसर राइट है, 28 दिसंबर 1985। 80 में तो हुई नहीं थी, सॉरी 1885, ये 1885 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब ये है कि आपको डेट याद होनी चाहिए। 28 दिसंबर के दिन हुई थी, इसलिए राइट आंसर 28 दिसंबर 1885। क्वेश्चन नंबर 29, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो पता चल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट कब बना था। अब दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, उससे पहले दो तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, लेकिन पाठ में आपके अध्याय में क्या दिया हुआ है? मोंटे मोर्ले मिंटो सुधार 1909 वाली बात की गई है, तो वही आपका आंसर होगा, उसके अलावा दूसरा आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत में ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था पूरे भारत में? हालांकि पहली बार तो 1980 के टाइम पे ही केरला में इलेक्शन हो गया, तो वहीं ईवीएम का इस्तेमाल हो गया था 80 के दशक में ही, 90 के दशक में ही। लेकिन क्या पूरे भारत में एक साथ तब होगा जब लोकसभा इलेक्शन होगा। तो कौन से लोकसभा इलेक्शन में ये चुनाव हुए थे? तो लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे? 2000 में तो नहीं हुए थे लोकसभा इलेक्शन, थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ेगा। 1999 में हुए थे, 2001 में भी नहीं हुए थे, 2003 में भी नहीं हुए थे। लोकसभा इलेक्शन 2004 में हुए थे दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और मनमोहन सिंह साहब की सरकार आ गई थी। 2004 में इलेक्शन हुए थे, ईवीएम मशीन से इलेक्शन हुए थे। तब ईवीएम पर काफ़ी सवाल उठाए थे उस समय बीजेपी ने, लेकिन बाद में बीजेपी जब ईवीएम को आगे बढ़ाया तब कांग्रेस उस बात का सवाल उठा रही है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम में को लेकर के हमेशा अपोजिशन वाले सवाल उठाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा का सभापति होता है?
नहीं। क्या उप प्रधानमंत्री होते हैं? उप प्रधानमंत्री का तो पद ही नहीं होता, ये तो केवल एक ऐसे ही एक प्रावधान, एक पारंपरिक पद है, तो ये कोई संवैधानिक पद तो नहीं है। क्या राष्ट्रपति होते हैं? राष्ट्रपति जी भी नहीं होते। राष्ट्रपति जी किसी सभा को संबोधित नहीं करते हैं, ऐसे मतलब राज्यसभा या लोकसभा को का अध्यक्षता नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति जी हैं, यही तो बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और उनकी सैलरी जो दी जाती है ना उपराष्ट्रपति जी की, वो राज्यसभा के नाम से दी जाती है, क्योंकि काम तो राज्यसभा में कर रहे हैं ना। 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होती है उपराष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति जी की कितनी होती है? 5 लाख रुपए। तो राष्ट्रपति जी बनने का मौका है, हर 5 साल में एक वैकेंसी निकलती है, आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हो। 35 साल की उम्र चाहिए, अगर आपके पास योग्यता है तो आप बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं गूगल पर जा करके आप क्या करेंगे, magnetbrains.com पर जाइएगा। magnetbrains.com पर जैसे आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे, हमारी वेबसाइट्स पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर जाइएगा और उसमें अंदर ही अंदर आपको क्या करना है, जैसे हिंदी मीडियम पर आप क्लिक करोगे आपके पास क्लासों के ऑप्शन आ जाएंगे। आपको 8वीं क्लास पढ़ना है ना, तो 8वीं पे जाइए। 8वीं क्लास जैसे जाओगे आपके पास 8वीं के टीचर आ जाएंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करना है, बस जहां भी जिसको भी क्लिक करना है, और वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने दूसरी विंडो शुरू हो जाएगी, और इस दूसरी विंडो में क्या देखना है आपको? देखना क्या है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो, यही देखना है। यहाँ पर ये आपको चैप्टर के नाम पूरे लिस्ट में थे, 2 है, और नीचे बहुत सारे लिस्ट बनी हुई। जो चैप्टर उठा के देखना है वो चैप्टर उठाओ, सीधा क्लिक करो उस पर। क्लिक करते से ही आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा, और इस वीडियो में आप क्या देख पाओगे? इस वीडियो में आप देखोगे कि आपको पूरा वीडियो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो करिए यहाँ पर, और दूसरे वीडियो पर जाइए, ऐसे नेक्स्ट करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो है ना दोस्तों, कमाल का विकल्प, जिससे आपको यूट्यूब पर होने वाली परेशानी और डिस्टर्बेंस से भी बचाव हो सकता है। सीधा खाली पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, ऐसा लगेगा जैसे खाली आपकी क्लास ही चल रही है। दोस्तों, थोड़ा अनुशासन आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कि जब आप क्लास ले रहे हो, होता क्या है कि जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि घर वाले कभी कभार डिस्टर्ब कर देते हैं। मान लो आपके घर वालों ने बोला कि भाई दूध ले आ, ये लिया, वो लिया। जब आप अपना पढ़ रहे हो तो आपके लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण होना चाहिए। हम लोग जब ऑफलाइन क्लास स्कूल जाते हैं तो क्या कोई घर वाले परेशान करते कि स्कूल मत जा, पहले ये काम कर ले? तो हमें थोड़ी सी प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो आपको जब मोबाइल में आप वीडियो और आपने पढ़ने का टाइम फिक्स किया, मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो फिर कोई काम नहीं करना, पूरा लेक्चर खत्म करके जाओ दोस्तों, तभी मजा आएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है, और ये शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।